ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 जो है वो हमारा किसके रिगार्डिंग है? डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो एक कंपनी है, अब ऑब्वियसली बात है, कंपनी इतने सारे काम परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कंप्लायंसेस हैं, नॉन फाइनेंशियल है, इतनी सारी चीजें हैं। तो एक कंपनी को उन सब चीजों के बारे में डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, अदरवाइज रजिस्टर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वो सब कुछ पढ़ना है कि एक कंपनी को रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। देन उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये एकदम बेसिक सा चैप्टर है। अगर आपने इसको एक दो बार रीड कर लिया ना तो आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, एकदम सिंपल सिंपल टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। सबके एडवांटेजेस क्या है, सबके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो बेसिक सा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि सीएस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है कि सीएस को क्या करना है, जो भी सेक्रेटेरियल और अदर रिकॉर्ड्स हैं, स्पेशली कंप्लायंस एस्पेक्ट वाले, तो वो ड्यूटी लगाई गई है सीएस के ऊपर कि वो उसको मेंटेन करके रखे और उसके अलावा वो उन सारे रिकॉर्ड्स को कॉन्फिडेंशियल भी मेंटेन करे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि हम वहां पर नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लीक हो, इसीलिए हमको सब कुछ क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल भी रखना है। इसके बाद में आ जाओ, हमें यहाँ पे दे रखा है पर्पस कि हम जो ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो अब देखो, तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपके पास में कोई भी चीज है और आप उसको सिर्फ ये चाहते हो कि वो दिमाग में स्टोर रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम नोट्स बनाते हैं, हमारे पास बुक्स होते हैं, अगर सब कुछ दिमाग में स्टोर हो सकता तो हम पढ़ाते, और आपके पास बुक्स की जरूरत ही नहीं होती। हम बुक्स लेते क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली इतना पॉसिबल नहीं है ना कि हमने जितनी भी सारी चीजें हैं एक बार सुन लिया तो हमारे माइंड में स्टोर हो गया। हमें एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसको हम बार बार देखेंगे तो हमें जाके हाँ वो मेमोरी में सेव होगा। तो हम कह सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडवांटेज रहेगा वो तो क्या रहेगा, इट प्रोवाइड्स, इट एक्ट्स एज अ मेमोरी एड, ठीक है। तो वो आपको मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या है, क्लाइंट सर्विस। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल कितने सारे क्लाइंट को सर्व कर रहा होता है, ठीक है। अब वो इतने सारे क्लाइंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को अपने दिमाग में रखेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो क्या बेटर है कि वो जो है वो अलग अलग सबका डॉक्यूमेंट क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे। अब देखो जो पर्पस है ना, ये ऐसे दोनों के टर्म्स में दे रखा है कि एक सीएस, चाहे वो प्रैक्टिसिंग हो चाहे एक सीएस एम्प्लॉयमेंट वाला हो, ठीक है, दोनों में ही क्या इंपॉर्टेंस है डॉक्यूमेंटेशन की, तो दोनों को कंबाइन करके ही हमें यहाँ पे गिवन है। देन कम्युनिकेशन, अगर आपको कोई चीज किसी को बतानी है तो एक तो आप बोलकर बताओ, और एक आपने सब कुछ प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में बना रखा है, आप वैसे बता दो। तो ज्यादा एक्यूरेटली क्या प्रेजेंट कर पाएगा, जो रिटन रिकॉर्ड है वो आपकी बात को ज्यादा एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज वे में प्रेजेंट कर पाएगा। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो उससे हमारे पास में एक तो प्रूव रहेगा कि हाँ हमने ढंग से काम किया था। तो अगर आपको उसको प्रूव करना है, एज अ एविडेंस कहीं पे लेके जाना है, तो आप कोई चीज बोलकर बता रहे हो और एक आपके पास किसी चीज का रिटन रिकॉर्ड है, तो अगेन वही इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप उसको अपने लीगल प्रोसीडिंग्स में, रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स में भी आप उसको यूज कर सकते हो एज एन एविडेंस कि हाँ आपने प्रॉपर काम परफॉर्म किया है, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कहीं कहीं पर जो बहुत सारे लॉज हैं वो लॉज भी आपके ऊपर मैंडेटरी कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑडिटर, तो ऑडिटर को मेंटेन करने होते हैं वर्किंग पेपर्स, ठीक है। जैसे हमने सीएसएएस में पढ़ा था, तो सीएसएएस भी आपको बोलता है, जो अपना सीएसएएस है, सीएसएएस 2, कि आपको ऑडिट का प्रोसेस जो है उसको डॉक्यूमेंट करके चलना है। तो हमें लॉ भी बोल देता है, तो आपको वैसे भी मैंडेटरी भी हो जाता है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देन अगेन वही है कि क्वालिटी भी आप चेक कर पाओगे अगर आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड है। जैसे हमारे पास अगर टेस्ट कॉपीज है, एक मैंने तुमसे ओरल एग्जाम लिया, एक मैंने तुमसे रिटन एग्जाम लिया, तो ओरल एग्जाम में हो सकता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर इवेलुएट नहीं कर पाऊं, बट रिटन एग्जाम के पास में मेरे पास एक बेसिस बन जाएगा कि अच्छा मैं इसके बेसिस पे इनको इस तरीके से जज कर सकती हूँ, या मैं इस बेसिस पे इनको ऐसे ऐसे मार्क्स दे सकती हूँ। तो मैं इनकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, वो सब भी मैं जज कर पाऊंगी कि कैसे उन्होंने काम किया है, ठीक है। और अगर हमें आगे जाके कुछ रिसर्च वगैरह करनी है तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्मेट में होंगे तो आप उसको एक बेसिस बना सकते हो आगे रिसर्च करने के लिए, कि वो जो डेटा हमने लिखी है उस डेटा को यूज करके हम आगे भी और काम कर सकते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस का, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली वही है कि वो एज अ एविडेंस काम आएगा आपको हर जगह पे, चाहे आपको खुद का काम प्रूव करना हो, चाहे आपको किसी केस की प्रोसीडिंग में हेल्प करना हो, तो इट विल सर्व एज एन
एविडेंस। तो ये बेसिक एडवांटेजेस हो गए। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आप चाहते हो कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो एकदम प्रॉपर हो, आपके हेल्प हो जाए आपकी इन द फ्यूचर, और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो, सारा पर्पस सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये 10C हैं। जितने भी देखो टर्म्स है वो सब C से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कि करके सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, आपने मक्खियां मार दी अगर कॉपी में तो समझ आएगा किसी को? नहीं। जो भी चीज आपने लिखी है वो प्रॉपर लैंग्वेज में हो, क्लियर हो, समझ में आनी चाहिए। कंसाइज क्या होता है, टू द पॉइंट। ऐसे भी नहीं है कि आपने एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 5 पेज भर दिए या अननेसेसरी आपने घसीट दिया, वैसा भी नहीं करना है हमें। देन कंप्लीट तो है, इनकम्प्लीट कुछ भी चीज लिखोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है उस चीज का, ठीक है। देन कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है कि ऐसे रिकॉर्ड्स जो आपकी हर साल की या हम कह सकते हैं हर एक पीरियड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, ठीक है। तो जैसे आपके पास पास्ट के भी रिकॉर्ड्स हैं, प्रेजेंट के भी रिकॉर्ड्स हैं, और आपने फ्यूचर में क्या काम करना है उसके भी आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। दैट मीन्स आपके पास वो सारे पीरियड्स के रिकॉर्ड्स हों जो आपको अभी काम आ सकते हैं, ठीक है। यानी अभी आपको जो भी चीजें काम आ सकती हैं, अब जरूरी नहीं है ना कि हमें सिर्फ अभी की चीजें अभी काम आए, हमें पुरानी चीजें भी काम आ सकती है, हमें फ्यूचर की भी कुछ चीजें, जैसे रिस्क असेसमेंट है वो भी काम आ सकता है। तो आप रिकॉर्ड्स को ऐसे बनाओ कि आपकी जो नीड्स हैं, प्रेजेंट की नीड्स हैं, वो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। देन कॉन्जिक्यूटिव, आपको नंबरिंग करनी है प्रॉपर, उस सीक्वेंस से अरेंज करो, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, कोलैबोरेटिव, बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव में तो प्रॉपर जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आपको इंक्लूड करनी है। कोलैबोरेटिव क्या होता है, कभी कभी कोई एक डॉक्यूमेंट किसी और डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड हो सकता है, तो आपको उन दोनों को कंबाइन करके उन दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट मिलाकर या कनेक्ट कर कर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देन क्लाइंट सेंट्रिक, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में होगी, आपके क्लाइंट के बारे में होगी, और क्लाइंट के पर्पस को सर्व करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऑडिट कैसे करनी है, क्या करना है, वही इंफॉर्मेशन तो हम लिखेंगे ना। तो जो आपका पर्पस है वो डॉक्यूमेंट को बनाने का, या जो आपका हम कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर है, वो तो उसमें इंक्लूड होगा ही होगा। एंड उसके बाद जो लास्ट है दैट इज कॉन्फिडेंशियल, यानी आपको वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन जो है उसको सीक्रेट मेंटेन करना है, बेसिक सा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी आपको बताएगा कि जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो पुअर होते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन यानी क्या आ जाएंगे, डोंट्स, जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर्स है, जैसे आप लोग क्या करते हो, काटा पिटी कर दिया, इतना व्हाइटनर लगा दिया, पेज फाड़ रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, करेक्शंस। तो ऐसे सब अगर डॉक्यूमेंट है तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन खराब पड़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसीलिए क्या करेंगे, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उनमें कोई एरर्स, करेक्शन, इन सब के स्कोप को एकदम मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अच्छा, जैसे हम जो फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं वहां पर तो एरर वगैरह का कोई स्कोप ही नहीं है। अगर आपने एरर वाला फॉर्म फिल कर दिया वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वापस से फीस पे करनी पड़ेगी आपको, तो वो तो हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट पे आपने साइन नहीं किया, डेट नहीं डाली आपने, ठीक है, सीक्वेंशियल नहीं है, तो बेसिकली अभी ऊपर जो हमने 10Cs पढ़े थे, अगर आप वो 10Cs नहीं मानते हो अपने काम में तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, पुअर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप वो 10Cs मान लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, गुड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो भाई बताया है आपने, जैसे डेलीगेशन, मान लो आपका काम है लेकिन आपने 3 बंदों को डेलीगेट कर दिया, तो आप वो भी बताओ कि आपने डेलीगेट किया था, वरना ब्लेम आप पे आ जाएगा, ठीक है। देन जो भी सारा काम है वो जिसको आपने ऑथोराइज किया है वो काम को करने के लिए, वो भी बताना है आपको, ठीक है। देन फ्लो चार्ट्स और चेकलिस्ट वगैरह ये सब कुछ भी आपको इंक्लूड करने चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारे पास एक डिटेल डायग्राम अवेलेबल है ना, तो इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये सब बताया। अगर आपने सारे काम नहीं किए तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपने सारे काम कर लिए, जैसे आपने नंबरिंग कर लिया, आपने क्लियर एग्जाम्पल दे दिए, एक्यूरेट है, रिलायबल है, कंसाइज है, लेजिबल है, पढ़ने लायक है, एग्जाम्पल दे दिए, इवन जैसे पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, दैट मीन्स जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं तो एक तो अपन लैंग्वेज लिखते हैं और एक अपन चार्ट बनाते हैं, तो ज्यादा बेटर क्या होता है, ठीक है। हम इमोजी भेजते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जैसे आप उदास हो, आप सैड हो, तो आप क्या लिख के लाइन भेजोगे पूरी, आई एम सैड, यहाँ पे एक इमोजी भेज देते हो आजकल, तो वही है पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो आप ये सब टेक्निक्स यूज कर सकते हो। इसके बाद में आते हैं हम लोग
नेक्स्ट पे अब बेसिकली हमें डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल रिपोजिटरी। देखो हम जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम दोनों टाइप से मेंटेन कर सकते हैं, हम फिजिकल फॉर्मेट में भी मेंटेन कर सकते हैं, वेयर एज हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी क्या हो गया, जब आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करके रखा है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डीएमएस। डीएमएस क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, राइट। और अगर ये हम फिजिकल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल रिपोजिटरी हो जाएगा। चलो अब देखो हमें यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस गिवन है। अब ये तो बेसिक है, तुम ये नहीं भी पढ़ोगे यहाँ से तब भी तुम लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो अगर हम एक ही सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे या हमने क्लाउड की स्टोरेज खरीद ली तो हम वो कॉस्ट इफेक्टिव है ना वहाँ पे स्टोर करना, मेंटेन करना। वेराज भाई तुम फिजिकल में बुक्स लेकर आओगे, तुम्हें एक स्टोर रूम चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए, इतने सारे स्टेशनरी का कॉस्ट आएगा, ह्यूमन रिसोर्स एक्स्ट्रा लगेंगे बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है वो कैसा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू यूज है। ठीक है, आप किसी को भी कभी भी कैसे भी, जैसे आपको शेयर करना तो आप मेल के थ्रू शेयर कर सकते हो, फिजिकल में बुक उठाकर लेकर जाओगे देन ऐसे करके तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे इजी टू यूज है। लेबर सेविंग्स, सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो आपको लोगों की भी कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इजी आप सर्च, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट अगर ढूंढना है तो फाइल्स में तो पूरा दिन बैठे रहो एक फाइल को ढूंढने के लिए। ऑनलाइन अगर आपको देखना है कंप्यूटर में तो आपका सर्च ऑप्शन अवेलेबल है, फाइल का नेम टाइप करो और वो अवेलेबल हो जाएगा। देन आता है अपना पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इजी ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, जैसे अगर आपको फिजिकल मान लो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं 1000-2000 तो आपको कैसे लेके जाने पड़ेंगे, आपको ट्रक्स करवाने पड़ेंगे, व्हीकल के थ्रू लेकर जाओगे, आप ऐसे उठाकर तो लेकर जा नहीं सकते हो, तो उसमें कितना लेबर चाहिए, कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वेरस वही अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला कुछ लेके जाना तो आपने क्या करना है, आइदर वही ईमेल कर दो, ड्राइव पे सेव कर दो, पेन ड्राइव के थ्रू ले जाओ, पेन ड्राइव कितनी सी ही होती है, हार्ड डिस्क के थ्रू ले जाओ। तो बेसिकली आपने क्या बोला, वो इजीली ट्रांसफरेबल है। तो अब ये जो सब कुछ एडवांटेजेस है किसके, इलेक्ट्रॉनिक के, वही सब कुछ क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे फिजिकल के। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब वही जैसे हैकिंग, इंटरनेट फ्रॉड्स, ये तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड्स हैं। किसी को अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस, मान लो आपने आईडी पासवर्ड किसी गलत पर्सन के हाथ लग गया, ठीक है, या उसने वही हैकिंग वगैरह कर लिया, या आपके वायरस आ जाता है, करप्ट हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर, तब आप क्या करोगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जिस फॉर्मेट में फाइल को सेव कर रहे होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये दिस फाइल सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड एनी मोर, वो फाइल ओपन ही नहीं हो पाती है। ठीक है, कभी कभी वो करप्ट हो जाती है, कभी कभी जो आपका फॉर्मेट था उस फाइल का वो ओपन नहीं हो पाता है करंट सिचुएशंस में, तो ये सारी भी रिस्क वहां पे हो सकती है। ठीक है, देन जैसे मीडिया कंपैटिबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद हो पहले हम सॉन्ग्स वगैरह सीडीज और डीवीडीज के थ्रू लेकर आते थे, आजकल आपने देखा है कहीं पे डीवीडी चल रही हो, पुरानी पड़ी रहती है। लेकिन वही है, बस आपने जो है वो सिस्टम चेंज हो रहा है, आजकल जनरेशन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि पुराने वाले जो मीडिया हैं वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, तो उनका यूज नहीं आ पाता। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है वो सकता है कि वेस्ट चली जाए अगर आपने रिकवर नहीं कर पाए उसको। देन इसके बाद में रिलायबिलिटी, कभी कभी हो सकता है कि आप, क्योंकि देखो वहां पर ये है कि अगर आपके पास एक्सेस हो गया तो आप उसको बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हो। फिजिकल में आप कैसे चेंज करोगे, फिजिकल में आपको वही व्हाइटनर लगाओगे, काटा पीटी करोगे या पेज चिपकाओगे तो बहुत एफर्ट लगता है, तो वहां पे आप पकड़ में आ सकते हो। लेकिन वेरस अगर आपको ऑनलाइन कुछ चेंज करना है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ चेंज करना है और आपके पास एक्सेस है तो आप बहुत ही इजीली उसको चेंज कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है इस रीजन की वजह से। अच्छा, लास्ट है पोर्टेबिलिटी। अच्छा, अभी तो हमने बात की थी कि वो इजी ट्रांसफरेबल है, अब वही है ना कि अगर ट्रांसफर उसको करना है जो थेफ्ट करने के लिए आया है, यानी ऐसा कोई पर्सन है जो अनऑथराइज्ड है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो ये जो डेटा है इसको वो आपकी कंपनी से किसी और कंपनी में ले जाए। अब फिजिकल लेके जाना होता तो उसको वही है ट्रैक करानी पड़ती, अब इलेक्ट्रॉनिक लेके जाना है तो अगेन वो क्या करेगा, पेन ड्राइव में सेव करके ले गया, किसको पता चल रहा है, तो काफी ईजी हो जाएगा ना वहां पे। ठीक है, मान लो उसको डिलीट करना है, डेटा डिलीट करके चला गया, फाइल्स डिलीट करनी है जो फिजिकल वाली, तो क्या करे, तो आग लगाए, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, वो पकड़ में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे पकड़ में आने के चांसेस कंपैरेटिवली लेस है। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बोला है कि कंपनीज एक्ट, यानी अगर एक कंपनी है
और उसको अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, तो कंपनीज एक्ट ने भी क्या बोल दिया है कि आइदर आप फिजिकल फॉर्मेट में मेंटेन कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मेंटेन कर सकते हो, और इवन जो इंस्पेक्शन करने आते हैं मेंबर्स या अदरवाइज वो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 120 जो है वो, और जो रूल्स है हमारे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, वो हमें अलाउ करते हैं कंपनी को कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर लो और इंस्पेक्शन भी करा लेना, ठीक है। इसके बाद में रूल नंबर 27 क्या कहता है कि अगर एक कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या बेसिकली सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन वो कर सकती है बेसिकली। तो कितने ज्यादा लोग हैं ना, तो फिजिकल अगर आप बार बार मेंटेन करके चेक करोगे तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, तो इसीलिए क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन कर दो। चलो अब इसके बाद में क्या बोला है, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हमें कंपनीज एक्ट के गिवन है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, आप उसका फॉर्मेट एक प्रॉपर डिजाइन कर लो और वो सेम फॉर्मेट में, बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। देन आपको जो भी एक्ट के प्रोविजंस हैं और रूल्स हैं वो सब कुछ कंप्लाई करने हैं। रिकॉर्ड्स कैसे होने चाहिए, रीडेबल, रिट्रीवेबल, आप जब चाहे उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि इनको प्रिंट करवाना चाहिए तो आप उसको फिजिकल फॉर्मेट में भी प्रिंट करवा सकते हो। डेट डाल देना, साइन कर देना, बेसिकली ऑल्टरेशन वगैरह अगर आप करते हो तो ओनली ऑथोराइज पीपल ही ऑल्टर कर सकते हैं, ऐसा हर कोई उनको ऑल्टर नहीं कर सकता। तो भाई बेसिक्स जो हमने ऊपर देखे थे वही हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला, मेंटेनेंस तो हो गया, लेकिन आपको टाइम टू टाइम क्या करना होगा, स्क्रूटिनी भी करनी होगी, चेकिंग भी करनी होगी, ठीक है। तो एमडी या फिर अपना सीएस जो है, डायरेक्टर है, कोई भी ऑफिसर है, ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि आप किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंसर्न में। तो आप डेलीगेट कर दो, हेड तो यही करेंगे, पर अगेन आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो कि वो आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी करे, रिट्रीवल, सिक्योरिटी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, अब वो क्या करेगा, प्रॉपर प्रोटेक्शन, कोई किसी को अनऑथराइज एक्सेस करने से रोकेगा, कोई चेंजेस करने वाला होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। बैकअप वगैरह मेंटेन करके रखेगा, जो भी उन रिकॉर्ड्स को साइन वगैरह कर रहा है तो वो ये चेक करेगा कि जो पर्सन साइन कर रहा है वो साइन करने से पहले चेक कर ले कि कहीं वो रिकॉर्ड गलत तो नहीं है, कहीं सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है। तो वो सब बेसिक चीजें जो है वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद में वही मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, ठीक है। चलो इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, अगेन भाई फिजिकल रिपोजिटरी गिवन है, अगर हम लोग रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं फिजिकली हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, तो वो क्या आ जाएगा, फिजिकल रिपोजिटरी। इनके बीच में हमें डिफरेंस गिवन है, ठीक है। देखो डेटा रूम क्या होता है, हमने पहले बात की थी, 19 चैप्टर में आया था टर्म। डेटा रूम क्या होता है, बेसिकली आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं और वाउचर्स, मतलब बेसिकली जो भी पेपर फाइल्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है, आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिकॉर्ड के फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में जो मेंटेन करते हो, तो वो आपका जो प्लेस है, आइदर आपका फिजिकल प्लेस है जैसे आपने किसी रूम में मेंटेन करके रख रखा है, या फिर आपका वर्चुअल जैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपने क्या कर रखा है, ड्राइव पे उसको डाल रखा है, कोई सॉफ्टवेयर आपने क्लाउड की स्टोरेज खरीद रखी है, तो चाहे वो फिजिकल भी हो सकता है, चाहे वो वर्चुअल भी हो सकता है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस बता रखा है दोनों के बीच। तो फर्स्ट क्या बोला है, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अब फिजिकल डेटा रूम में तो वहां पर कैसा होगा, हार्ड कॉपी तो होगी, और वर्चुअल है तो वहां पे कैसा होगा, सॉफ्ट कॉपी होगी, ठीक है। फिजिकल डेटा रूम में सिक्योरिटी कम होगी। सिक्योरिटी कम कैसे होगी, बिकॉज देखो वहां पे आप क्या लगाओगे, एक वॉचमैन या एक इंचार्ज को किसी ने ब्राइब कर दिया, बिक जाएगा ना वो। लेकिन वर्चुअल वाले में आप कंपैरेटिवली सिक्योरिटी मेजर ज्यादा कर सकते हो। पासवर्ड जो है अगेन वो आपने सिर्फ एक या दो लोगों को बता दिया, अगेन वहां पर भी ब्राइब देकर हो सकता है, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पे पासवर्ड्स और आईडीज के थ्रू आप ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर स्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर हमें फिजिकल डेटा रूम को क्रिएट करना है तो प्रॉपर रूम बनाना, सेटअप करना, देन फर्नीचर लेकर आओगे, सेट करोगे बुक्स को, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। वेयर एज जो अपना वर्चुअल है वो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। कॉस्ट किस में ज्यादा आएगी, फिजिकल में हायर आएगी, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक में काफी कम आएगी, बिकॉज वहां पे अगर इंटरनेट है आपके पास में तो आप इजीली, और एक आपने क्लाउड स्टोरेज ले लिया तो आप इजीली वहां पे सेव कर सकते हो। इसके बाद में कन्वीनियंस, अगर आपको डॉक्यूमेंट को सर्च करना है तो आपको फाइल ढूंढने में ही दिमाग का दही हो जाएगा कि इतनी सारी फाइल्स में से मैं एक फाइल को कैसे फाइंड आउट करूं। वेयर एज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक में से करना है तो आप क्या करोगे, आपके पास सर्च ऑप्शन आ रहा होगा, सर्च ऑप्शन में से आप ढूंढ लो, ठीक है। देन एक्सेसिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डेटा रूम है, अब ऐसे तो नहीं है कि मुझे रात को 3 बजे नींद नहीं आ रही, चलो क्या करते हैं कंपनी की फाइल देख के आते हैं,
जा सकते हो क्या? नहीं ना, वर्किंग आवर्स में ही जाओगे। लेकिन ऑनलाइन है, आपके पास ऑथराइजेशन है, तो आप कभी भी देख सकते हो। तो ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है अपना ऑनलाइन बैंकिंग होता है। आपको क्या बैंक में जाने की जरूरत है? अगर आप बैंक में जाकर काम करते हो तो उसकी प्रिस्क्राइब्ड आवर्स है और आप ऑफ वाले दिन नहीं जाते, लेकिन घर बैठ के आप कर सकते हो 24/7। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपका फिजिकल डेटा रूम है और आप चाहते हो कि उसमें है ना 5 से 6 कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी पड़ी हुई है, तो जो पर्सन है वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को नहीं देखे कैसे भी करके, तो आप ऐसे छुपा के रखोगे। और लोग क्या करते हैं, जो छुपा के रखी चीज उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लगाना काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक वाले में आपने क्या करा, अलग अलग फोल्डर्स बना दिए और अलग अलग फोल्डर्स के अलग अलग पासवर्ड रख दिए। तो जो आपका एकदम कॉन्फिडेंशियल फोल्डर है उसका पासवर्ड ही एकदम डिफरेंट है, जो किसी को भी नहीं पता, तो वो ओपन ही नहीं कर सकता चाह के भी। फाइन, चलो इसके बाद में अगर हमें ये पता करना हो कि कौन सा पर्सन किस टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहा है, तो उसके लिए अगर आपका फिजिकल है तो आप क्या करोगे, वही आपने पर्सन बिठाया है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करो, कैमरास लगवाओ वहां पे, तो वो हो तो सकता है पर कॉस्ट काफी हाई है। लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक में करना है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगोशिएबल। तो जैसे अगर कोई भी उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो वहां पे तो टाइमिंग और वो सब अपने आप आ ही जाती है ना। ठीक है, देन इसके बाद में अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप फिजिकल में तो वही है, प्रॉपर पेजेस ऐड करो, नई बुक्स चेंजेस करो, वहां पर वो काफी इजीली हो जाएगा। देन कॉपी करना जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, एक आपके पास में कोई रजिस्टर है तो आपने इजीली उसको प्रिंट करवा लिया, वापस से फोटो कॉपी करवा लिया। वहां पर कैसे करोगे, अगेन एक्सेस नहीं है तो। ठीक है, एंड देन कम्युनिकेशन जो है 1-to-1 कम्युनिकेशन आप कर सकते हो फिजिकल वाले में, पर वो इलेक्ट्रॉनिक वाले में सब कुछ एक साथ होता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर। अब देखो हम जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, ये सब कुछ हम बनाते हैं और इनको हम नेम्स भी देते हैं। तो आपको किस तरीके से उनको नेम्स देने हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो नॉमेनक्लेचर वगैरह क्या आ जाएगा, नेमिंग किस तरीके से हमें उनकी करनी है। अब देखो कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका फाइल नेम जो है वो क्या रहेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फाइल नेम 2 टाइप से हो सकते हैं, एक तो हमारा क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स, और एक हमारे क्या होंगे, नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम। देखो डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स क्या होते हैं, हमने नाम लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना सब्जेक्ट है सीजी या अपना सब्जेक्ट है डीडी, तो मैंने इसमें लिख दिया डीडी पास एग्जाम पेपर्स इस फोल्डर में, तो वो मैंने फाइल का जो नेम दिया है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी मुझे फाइल का नेम पढ़ के समझ में आ रहा है कि उस फाइल में क्या कंटेंट है, तो वो पास्ट एग्जाम का पेपर मिल जाएगा। मैंने फोल्डर के आगे भी ऐसे करके लिख दिया कि डीडी, तो मुझे पता है इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो डीडी से रिलेटेड है। तो जब मैं ऐसा कोई नेम दे रही हूँ जिसके नेम पढ़ के ही मुझे समझ में आ रहा है अंदर क्या मटेरियल है, ठीक है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। नॉन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपको फोल्डर के अंदर क्या है, तो आपने क्या करा, रैंडम नंबर्स दे दिए, या जो अपना ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे आप देखते हो अपन कोई भी चीज को सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, तो वो अपने आप से एक नेम आपका सिस्टम आपको देता है, तो आपने वही सेम नेम यूज किया, या आपने डेट एंड टाइम यूज किया, या आपने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स यूज किया है एकदम कोडिंग लगा के, जिससे किसी भी रैंडम पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या है। तो जब आपको फाइल नेम देख के समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल रैंडम आईडीज हैं या नंबर्स हैं, तो उस सिचुएशन में वैसा फाइल नेम क्या हो जाएगा, नॉन डिस्क्रिप्टिव, और समझ में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या बोला है कि जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, अगर आप स्पेस दे रहे हो ना तो वो स्पेस को समझ नहीं पाते हैं, वो उसको एक अलग कैरेक्टर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेस देने के बजाय आइदर आप क्या यूज कर लो, अंडरस्कोर, या फिर आप क्या यूज कर लो, हाइफन का साइन। तो जैसे हम इंस्टाग्राम पे नहीं अपना यूजर नेम लिखते हो, नीचे अंडरस्कोर लगाते हैं, तो अगर आपको वहां पर भी कोई स्पेस यूज करनी है तो स्पेस बार से स्पेस मत दो, आप क्या करो वहां पे अंडरस्कोर का साइन लगा दो या फिर ऐसे डैश लगा दो। इसका मतलब वो 2 अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स हो गए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स में स्पेसिंग जो होती है, स्पेस वो अलग ही मान लिए जाते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो फाइल सेव नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे हमें फाइल नेम्स कैसी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग हमें कुछ कुछ पॉइंट्स देने। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, यूनिक होना चाहिए, कॉमन नाम तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करोगे।
देन कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी रैंडम कहीं पे भी कर दिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो जिससे एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए। देन जो आपका फाइल नेम, आपने ऐसे पूरी कहानी मतलब पूरे चैप्टर के टॉपिक का डेफिनेशन ही लिख दिया फाइल नेम, वो नहीं करना है आपको। तो आपकी जो कैरेक्टर लेंथ है वो कितनी बोली है इसने, 25 से 35 कैरेक्टर्स तक की रखो, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, लीडिंग जीरो। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 1000 ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और मैं इनको 1 2 3 और इस तरीके से कर रही हूँ, तो फिर वो आ जाएगा 99, देन 100, देन 101 और फिर वो एंड में 999 और फिर 1000। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से नंबर दिया ना, तो जो मेरे डिजिट्स हैं यहाँ पर वो 1 डिजिट है, यहाँ पर वो 1 डिजिट है, देन वो 2 डिजिट हो गया, एंड देन वो लास्ट में रखे 3 डिजिट हो गया और फिर वो 4 डिजिट भी हो गया। तो एक ही प्रॉपर जो अपने सीक्वेंस के ट्रांजैक्शंस हैं उसमें 4 डिजिट आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 सर्च किया, तो सिचुएशन में आपको क्या होगा, वो बिगनिंग वाले सारे 1 आ जाएंगे, तो ये वाला 1 आ जाएगा, देन 11 आ जाएगा, देन 101 वाला आ जाएगा। तो बेसिकली वो आपको इशू होगा, ठीक है। तो वो 11 वाले सारे आ जाएंगे, तो वो बिगनिंग से स्टार्ट करेगा, तो डिजिट्स में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बोला है, आप एक कांस्टेंट रखो। जैसे अगर आपको 3 डिजिट नंबर रखने हैं तो आप इस तरीके से जीरोस आगे लगा दो, ठीक है, तो जिससे कांस्टेंट रहेगा। तो आपको पता रहेगा अच्छा मैं इस ही सीरीज का फर्स्ट वाला नंबर यूज करने वाला हूँ, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। देन एक्सटेंशन लगा दो, एक्सटेंशन आप लगा दो, .jpg होता है, .pdf होता है, तो वो सब एक्सटेंशन लगा दो। इसके बाद में क्या बोला, नॉर्मली आप फाइल नेम में लोअर केस जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको ही यूज करो। आप अपर केस यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे इसने आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। देन अगेन इसने क्या बोला है, स्पेसेस वगैरह को आप यूज मत करना, हाइफन्स और अंडरस्कोर यूज कर लेना। देन जो आप डेट लिखते हो उसका आइदर क्या करो, DDMMYY या YYMMDD, जो भी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखो ऑल थ्रू आउट। बीच बीच में ब्लैंक स्पेसेस मत छोड़ देना, ठीक है। और ऐसे ओवरली कॉम्प्लेक्स, जैसे देखो यहाँ पर इसने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ी है, मतलब दिमाग खराब हो जाए पढ़ने में कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लगा दो, अंडरस्कोर्स वगैरह लगा दो। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। चलो अब इसी ही टॉपिक को इलैबोरेट करते हुए हमें क्या बता दिया कि कुछ 10 बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे फाइल का नेमिंग करने में। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अवॉइड एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर नेम्स, कि जो भी आपके फोल्डर नेम्स है अगेन बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए, इंफॉर्मेशन रिच रखो। दैट मीन्स समझ में आ जाए कि अच्छा इस फोल्डर के अंदर ही है, फिर दिमाग लगा के खोल खोल के चेक करते रहोगे कि अच्छा इसमें क्या था, इसमें क्या था। जैसे हम लोग घर की शिफ्टिंग करते हैं या कुछ भी किचन में, अगर हमारे ऐसे बॉक्सेस पड़े रहते हैं प्लास्टिक के या फिर ग्लास के, अब उसमें कुछ जैसे स्टील वाले हो गए तो उसमें हमें दिखता नहीं है ना कि अंदर क्या है, तो मम्मी क्या करती है ऐसे लिख देती है ना उनपे, जिससे आपको इजी रहे कि अच्छा यहाँ पे इसमें चावल है, इसमें दाल है, ये है वो है, तो आपको हर चीज ओपन करके देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर हमने ग्लास जार में सॉल्ट और शुगर रख दिया, तो अगर शुगर पिसी हुई वाली है तो वो मिक्स हो जाएगा कि वो सॉल्ट है या शुगर है, तो हम लिख देते हैं, तो इसीलिए उससे प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि आप अपने फोल्डर के ऐसे नेम्स रख लो जो इन्फॉर्मेशन रिच है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है, समझ में आ रहा है कि अंदर क्या कंटेंट है, ठीक। इसके बाद में क्या बोला है, वही है कि सफिशिएंट ऐसे एलिमेंट्स डालो उसमें इजी रिट्रीवल के लिए, यानी वही इंफॉर्मेशन रिच कि आपको समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, पर ओवरडू मतलब पूरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ही लिख दी यहाँ पे, कि यहाँ पे अपने जैसे आपने क्या लिखा फोन नंबर्स, तो आपने फोन नंबर्स लिख दिया। एक आप क्या लिख रहे हो, फीमेल एम्प्लॉइज फोन नंबर्स, तो फिर जो जिसका दिमाग खराब होगा वो तो अट्रैक्ट होएगा, ओ नंबर मिलेंगे खोल लेते हैं। तो ओवरडू भी नहीं करना है, आप कुछ ऐसा रखो कि आपको समझ में आ जाए। देन थर्ड तो रिपीट ही कर रहा है, स्पेसेस नहीं यूज करो, अंडरस्कोर यूज करो, फोर्थ भी वही बोला है, हाइफन्स वगैरह यूज करो, ठीक है। देन ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स को आप जनरल से स्पेसिफिक में लेकर जाओ, ठीक है। जैसे अब हम लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं, CS प्रोफेशनल, और उसके बाद में आप लिखो फर्स्ट ग्रुप, और उसके बाद में आप लिखो CG, है ना। बिगिनिंग CG से मत करो, आपका पहले कंटेंट क्या आना चाहिए, जो जनरल वाली चीज है, ठीक है। जैसे कंपनी में आप पहले कंपनी का नाम लिखो, फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखो, और उसके बाद में आप आगे कंटिन्यू करो कि कौन सा रेजोल्यूशन है या कौन सा मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है या जनरल मीटिंग है, व्हाटएवर। तो आपको जनरल से स्पेसिफिक पे जाना है, ठीक है। देन आपको डेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट बता दिया। इसके बाद में जो 7th वाला पॉइंट है वही बोल रहा है कि पर्सनल जो नेम्स हैं उसमें पहले फैमिली नेम्स आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वही
पहले आपका कोई जनरल चीज आएगी, जैसे अगर हम कोई भी फोल्डर बना रहे हैं तो लेट्स से मैं कोई फोल्डर में मुझे 3 चीजें स्टोर करनी है। मुझे सीजी के पास्ट एग्जाम पेपर स्टोर करने हैं, देन मुझे सीजी के जो सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो स्टोर करने हैं, और एक जो सीजी का मॉड्यूल है आईसीएसआई वाला वो स्टोर करना है। तो मुझे तीनों स्टोर करने हैं। तो ये तो इंडिविजुअल हो गए, लेकिन इसका फैमिली क्या हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, पहले फैमिली नेम्स लो और फिर उसके अंदर पर्सनल फोल्डर्स अलग अलग बना लो। देन क्या बोला, एब्रीविएशन, वही है कि आप पूरा नाम मत लिखो, जैसे मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा नहीं लिखा, मैंने सीजी लिखा, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या टॉपिक गिवन है, वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में बेसिकली वही जो हमने लीडिंग जीरोस की बात की थी ना, तो आप वैसे तरीके से एलिमेंट्स इन्वॉल्व कर सकते हो और उसके आगे भी लगा देना। और इसके बाद में लास्ट में क्या बोल रहा है कि जो भी, जैसे मान लो अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो तो जो आप फाइल नेम आप ऐड करके दोगे तो उसमें आप बेसिकली फोल्डर का नेम भी ऐड कर दो, ठीक है, जिससे मतलब सामने वाले को पता रहे कि अच्छा इसने ये फाइल शेयर करी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम रैंडम कोई फाइल शेयर कर देते हैं तो वो पर्सन चेक नहीं करता क्या फालतू की पता नहीं क्या ही फाइल आई होगी, पर अगर आपने फोल्डर का नाम उसमें ऐड करके दिया है तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है कि अच्छा इसमें ये है, तो वो इजीली समझ लेगा उसको। तो ये 10 रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। चलो अब आता है अपना वही सेफ्टी एंड रिट्रीवल। अब सेफ्टी मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जिस जिस पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया है उनके नेम्स ऐड कर दो, ठीक है, किस किस ने उसको चेंज किया है और क्या चेंज सजेस्ट करें वो सब कुछ आप ऐड कर दो, ठीक है। देन किस किस ने इंस्पेक्ट किया है, किस किस ने मॉनिटर किया है, मतलब आपके पास में उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसने कब कैसे काम किया, चेंज किया, सब कुछ। तो इससे क्या होगा, अगर पता चलना है ना कि गलती किसने करी है, फ्रॉड किसने किया है, तुम्हारे पास सब टाइप की इंफॉर्मेशन है, हम इजीली पता कर सकते हैं उसको। देन क्या बोला, कीपिंग टुगेदर, यानी जो भी जो एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स है जो कनेक्टेड है ना, आप उन सबको एक साथ रखो। ऐसे नहीं कि कुछ कहाँ पड़ा है कुछ कहाँ पड़ा है फिर मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा काम नहीं करना है। देन इंश्योर लाइफ साइकिल, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो कितने टाइम तक आपको मेंटेन करना है। कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ साइकिल चलते हैं, जैसे एमओए आर्टिकल्स हो गया, ये कंपनी जब तक चलेगी तब तक काम आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ कुछ टाइम पे काम आते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको उनको हटाना होता है, ठीक है, कि 2 साल काम आए, 3 साल काम आए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पता है अभी प्रेजेंट में काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो इन द फ्यूचर काम आ सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं आपके जो अभी करंट में काम आ रहे हैं उनको अलग रखो, जो आपको ऐसे लगता है कि करंट में काम नहीं आ रहे पर अभी ठीक है 1 महीने के अंदर अंदर ये काम आ ही जाते हैं, उनको अलग रखो। और जो आपको लग रहा है अभी बिल्कुल काम नहीं आ रहे हैं, बहुत बाद में काम आ सकते हैं, उनको अलग रखो। तो करंट फेज, सेमी करंट फेज एंड नॉन करंट फेज, तो ये 3 आपको फेजेस में डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। देन मेंटेन भी कर लिया, अब प्रिजर्व, अभी हमने बात की ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको थ्रू आउट जो है वो प्रिजर्व करके रखने होते हैं, वो कभी भी आपको काम आ सकते हैं। फिर लॉ कहता है आपको कि हाँ ठीक है हमें उनको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो जैसा भी है आपको प्रिजर्व करना होता है, तो उसके लिए हमें लॉ ने आइदर कंपनीज एक्ट ले लो या एलओडीआर ले लो, इन्होंने हमें क्या बता रखा है, कंडीशंस और टाइम पीरियड्स बता रखे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट, कुछ कुछ कौन से होते हैं नॉट लेस देन 8 years, और कुछ कुछ कौन से होते हैं नॉट लेस देन 3 years, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आप इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हो। और ये कौन बता रहा है, एलओडीआर का रेगुलेशन नंबर 9 और कंपनीज एक्ट में भी ये चीज बताई हुई है, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बुक में लिस्ट गिवन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कितने कितने टाइम तक के लिए मेंटेन करने होंगे। तो उसको आप एक बार नॉर्मली रीड कर लेना। आपको परमानेंट का अलग दे रखा है, 3 years का अलग दे रखा है और 8 years का अलग दे रखा है, तो ये रीड कर लेना, ठीक है। देन जो आपकी एलओडीआर में एक पॉलिसी गिवन है कि आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, और फिर वेबसाइट पर डालना है, और फिर जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो कंपनी की आर्काइवल पॉलिसी के अकॉर्डिंग में उसको मेंटेन करना है। तो वो जो पूरी पॉलिसी है बता रखा है आपको, पहले पॉलिसी का पर्पस एंड स्कोप पता होना चाहिए कि आप प्रिजर्व करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इसके बाद में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एलोकेट करोगे, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी मेंटेनेंस में, टाइम टाइम में पॉलिसी को रिव्यू करते रहो। और जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि अच्छा अब नहीं चाहिए,
तो आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड को हटा दो, रिमूव कर दो। लॉ क्या कह रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग्स में आप उन चीजों को ध्यान में रखो, ठीक है। और जो भी आपके रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपको जितने भी टाइम के लिए मेंटेन करने हैं, आपकी वेबसाइट पर भी आप उनको इन्वॉल्व करके रखो, ठीक है। जो जैसे भी लॉ कह रहा है वैसा आपको करना पड़ेगा। एंड देन वही जो मैंने कहा था, आपको एग्जांपल्स गिवन है कि कौन कौन से परमानेंट है, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन है परमानेंट वालों की, देन वही 8 इयर्स वालों की एंड देन 3 इयर्स वालों की। तो इसको आप रीड कर लेना एक बारी। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, सेटिंग अप ऑफ रिकॉर्ड रूम। ये तो हमने बात की ही थी कि आप फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रूम मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर ही बेसिकली आपको क्या बोला गया है, अगर आपको फिजिकल रिकॉर्ड रूम मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो एक तो क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। आपने एक फर्नीचर रखा, एक टेबल रखा और गिर गया रूम में या फर्श टूट गया, ऐसा कोई काम मत करना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन वाला होना चाहिए। देन क्या बोला उसमें, ह्यूमिडिटी ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, ठीक है, 30 to 40% इज बेस्ट। देन टेम्परेचर भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो वो अच्छा नहीं है, जितना कम टेम्परेचर है उतना बेटर होता है। एंड जितनी कम लाइट है, जैसे यूवी रेज वगैरह आते हैं तो जो अपने पेपर्स वगैरह है वो अजीब से हो जाते हैं, तो वैसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्राइवेसी। अब देखो ऑब्वियसली बात है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉयज की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो आपकी कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है कि आप इन सबको कैसे मेंटेन करके रखो, एकदम पासवर्ड प्रोटेक्टेड और सिक्योरिटी मेजर्स लगा कर रखो, ठीक है। अब देखो क्या क्या बोला, कस्टमर एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन को आपको रखना है, अपनी कंपनी के ऑफिस प्लान्स, आईडीज, ये सब जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सबको आप क्या रखोगे, एकदम प्रोटेक्टेड रखोगे। कोई ट्रेड सीक्रेट्स हैं, आपके आईपीआरस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी कॉम्पिटिटर के हाथ नहीं आ जाए, इन सबको आप क्या रखोगे, एकदम सीक्रेट। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको इन्फॉर्मेशन को कैसा रखना है, कॉन्फिडेंशियल। जैसे आप रूम्स वगैरह हैं फिजिकल तो उन पे लॉक लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आईडी पासवर्ड लगा दो। इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल वाली वैसे कंप्यूटर पे ओपन खोल के मत भाग जाना, ठीक है, एकदम क्लोज करके जाना है, विजिबल नहीं छोड़ना है। जो कॉन्फिडेंशियल है मार्किंग कर दो उस पर कि वो कॉन्फिडेंशियल है। तो ऐसे सब बेसिक बेसिक चीजें। देन सोशल एनवायरनमेंट में आपको बक नहीं देना है कि ठीक है बातों बातों में किसी को बोल दिया, तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये जो बिल है वैसे तो एक्ट नहीं बन पाया, बट ठीक है हमारी बुक में ये गिवन है, तो एक बार हल्का सा इसको रीड करके चले जाना। ये जो बिल था, ये बिल क्या है, जैसे कंपनीज होती हैं तो कंपनीज क्या करती है, अपने जो भी कस्टमर्स हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए उन सबकी इन्फॉर्मेशन लेती है, राइट। डेटा होता है, एम्प्लॉयज का भी होता है, तो हमने उनके ऊपर लगाया है कि जो भी किसी की भी पर्सनल डेटा या इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसके ऊपर क्या मेंटेन करना है, मतलब उसको बेसिकली प्रोटेक्शन रखना है और कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना है, और ऐसे इंफॉर्मेशन का लीक नहीं होने देना है क्योंकि वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है, मिस्टर रविशंकर प्रसाद, और डेट हमें गिवन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो बिल है किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, एक तो गवर्नमेंट, यानी जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले रहा है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट, इंडिया वाली कंपनीज एंड फॉरेन वाली कंपनीज। और यहाँ पे किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो आपकी सेंसिटिव पर्सनल डेटा ली गई है, ठीक है। जैसे आपके जो आधार कार्ड और ये पैन कार्ड ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है, आपका बायोमेट्रिक, आपका फाइनेंशियल डेटा, ये सारे, आप किसको वोट दे रहे हो, इवन इलेक्शंस वाली इन्फॉर्मेशन, तो वो सब तो पर्सनल आपको मेंटेन करनी है। देन क्या बोला, डेटा फिड्यूशरी, यानी जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है वही गवर्नमेंट हो गया, कंपनी हो गई, उसकी क्या ड्यूटी बनती है, वही सिक्योरिटी मेजर्स लगाएगी, मिसयूज नहीं करेगी, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंसेस है तो उनको रिजॉल्व करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑब्लिगेशंस। देन इंडिविजुअल के क्या राइट्स हैं, मान लो अगर कोई डेटा है और उससे सबमिट किए है और वो गलत है, वो चेंजेस करवाना चाह रहा है या वो चाह रहा है कि आप इस डेटा को फर्दर यूज नहीं करो, तो वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और इस तरीके से आपसे कोई भी ग्रीवियंस है तो वो उसका रिड्रेसल मांग सकते हैं। तो ये सारे राइट्स हो गए किसके, इंडिविजुअल के, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपकी पर्सनल डेटा है वो वैसे तो हम कंसेंट लेके ही यूज करेंगे, आप टिक करते हो ना आई अग्री करके, लेकिन जैसे मान लो कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, मर रहा है आदमी और आप बोलो नहीं पहले मेरी कंसेंट ले मैं फिर अलाउ करूंगा, तो वैसा नहीं कर सकते। तो लीगल प्रोसीडिंग्स में या फिर मेडिकल इमरजेंसी है तो उस सिचुएशन में जो आपका पर्सनल डेटा है वो विदाउट कंसेंट भी आगे यूज किया जा सकता है।
ठीक है। देन सोशल मीडिया पे आप इतने सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हो गई, वो वाली कंपनीज हो गई, तो उनके ऊपर भी ये मेंटेन होगा। और यहाँ पे इस बिल के अंदर एक हम अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे थे, ठीक है। उसका चेयरपर्सन होगा, उसमें 6 मेंबर्स होंगे। वो लोग क्या काम करेंगे, मतलब बेसिकली उनके पास एक्सपर्टीज वगैरह होगी पूरे इस डेटा प्रोटेक्शन में, आईटी वाले मैटर्स में। तो वो क्या काम करेंगे, प्रोटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको इंश्योर करने का काम करेंगे, ठीक है। देन क्या बोला, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर आपका डेटा दे रही है, मान लो ट्रेड के पर्पस से, किसी भी पर्पस से, तो अगेन आपकी कंसेंट लेकर ही वो काम कर सकती है। देन क्या बोला, कुछ कुछ एग्जेम्पशंस हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी किसी एजेंसी को क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आप बिना कंसेंट के भी वो डेटा को यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। जैसे अगर फॉरेन की सिक्योरिटी है, अपनी स्टेट की सिक्योरिटीज है, कोई ऑफेंस को रोकना है, तो वो उसको क्या कर सकती है, बिना कंसेंट के भी यूज कर सकती है। और लास्ट में क्या बोला है कि अगर ये बिल में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो अगर नहीं मानी है तो आप ऑफेंस के अंडर फॉल करोगे, और यहाँ आपको पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड है, वो पेनल्टीज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल एज सच रेलेवेंट नहीं है, बट आपकी बुक में गिवन है, तो एक बार छोड़ के मत जाना, रीड करके चले जाना। चलो विद दिस अपना चैप्टर नंबर 3 भी होता है कंप्लीट।